बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमने जनरल साइंस की 9th की सीरीज स्टार्ट की हुई है ज़रिए तरीम चैनल के ऊपर। आपको यूरम भगवान की पूरी सीरीज़ मिल जाएंगी। लास्ट वीडियो में हमने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका यूरम नंबर 2। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यूनिट नंबर 2 क्या है? हमारी ज़िंदगी और कीमिया। पेंसिल हाथों में आप पहले ही पकड़ लिया करें ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको लगवाती हूँ आपको साथ साथ लगाते जाएं, और जो मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी आपको करवाती हूँ आसान वर्डिंग के अंदर, तो आप वो भी कर लें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है जिनकी बुनियादी तमीराती एलिमेंट्स। जानवरों के सामने बहुत सारे एलिमेंट मुख्तलिफ मकदार में पाए जाते हैं। इनमें से 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। बुनियादी अहमियत यानी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा जिनका जिक्र आता है वो इन्हीं 3 एलिमेंट्स का आता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इंसान जिस्म में इन्हें 3 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। हमारा जो जिस्म है वो भी इन 3 एलिमेंट से ही मिलकर बना होता है। जानवर में ये बुनियादी एलिमेंट मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनकी मिसालें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स हैं। तो ये तीनों जो होंगे, तीनों एलिमेंट्स मिलेंगे तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स बनेंगे। ये तमाम जानवरों के निज़ाम के लिए बिल्डिंग मटीरियल का काम करते हैं, मसलन गोश्त, दालें, चर्बी, खाने का तेल, चीनी, अनाज वगैरह। ये किस चीज़, ये इनसे क्या चीज़ बनती है वो ये आप याद रखिएगा। गोश्त बनता है, दालें, चर्बी और खाने का तेल वगैरह बनाया जाता है। आगे है कार्बन। कार्बन ज़मीन पर पाई जाने वाली तमाम जानदार अशिया का बुनियादी हिस्सा है। जुज़ कहते हैं हिस्से को। कार्बन और अर्थ क्रस्ट में मामूली मकदार में पाया जाता है, मतलब ज़मीन पे। कार्बन कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मरकबा, मतलब कुदरती गैस, पेट्रोलियम, लकड़ी वगैरह का लाजमी जुज़ है, लाजमी हिस्सा है। कार्बन हमारे खुराक का भी अहम हिस्सा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल खुराक के मुख्तलिफ ग्रोहों, मसलन स्टार्च, सेलुलोज वगैरह और फीड्स, मक्खन, तेल में तकसीम किया जाता है। इस तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन पर मुश्तमिल खुराक प्रोटीन, गोश्त, मछली वगैरह कहलाती है। ये याद रखिएगा कि गोश्त इस तरह से पूछ सकते हैं, गोश्त और मछली में कौन कौन से कार्बन मौजूद होते हैं, या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल जो खुराक होती है वो कौन सी होती है। तो नीचे वो उन्होंने एमसीक्यू में ऑप्शन दिए गए होंगे। तमाम वगैरह में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मरकबात से मिलकर बनते हैं। रेशम, साबुन, अल्कोहल, प्लास्टिक वगैरह कार्बन पर मुश्तमिल मरकबात की चंद मसाले हैं। मरकबात की कार्बन पर मुश्तमिल मरकबात के मसाले दें, कोई सी 2 लिखें। इस ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन पानी का एक अहम जूज़ होने की वजह से तमाम जानदार अशिया का बुनियादी जूज़ है। अच्छा जी, पानी का क्या है? ये एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा कुदरती गैस में भी हाइड्रोजन पाई जाती है। हाइड्रोजन कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। मसलन धकता हुआ सूरज, धकता हुआ कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्म सूरज, तकरीबन तमाम हाइड्रोजन उसके हमजा पर मुश्तमिल है। तो जो सूरज का इतना ज़्यादा गर्म होना है वो भी हाइड्रोजन की वजह से ही है। आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बेरंग, बेबू और पानी में मामूली हल पजीर गैस है। मतलब ऑक्सीजन का ना रंग होता है, ना इसकी कोई बू होती है, ना तो और ये पानी में हल पजीर होती है, गैस नज़र नहीं आती। ऑक्सीजन को पानी में मामूली हल पजीर होने की सलाहियत ही की वजह से मछलियाँ और दीगर तमाम समुद्री जानदार पानी में सांस लेने के काबिल हैं। ऑक्सीजन हवा में पाया जाने वाला एक बड़ा जुज़ है, बड़ा हिस्सा है, ठीक है। ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, चिकनाइयाँ और प्रोटीन ऑक्सीजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये आपने याद हैं कौन कौन से हैं ऑक्सीजन रखने वाले, ठीक है। ये मैंने अभी तक जितना आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, इनमें जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, सिर्फ आपने वो करनी है। फुल टॉपिक करने की आपको जरूरत नहीं है। जो आपने फुल टॉपिक करना होगा वो मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊँगी, ठीक है। आगे है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अहमियत। आप पहले जान चुके हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जानदारों में बुनियादी अहमियत के एलिमेंट्स हैं। रिस्पिरेशन तमाम जानवरों के लिए एनर्जी फराहम करने का अमल है।
और फोटोसिंथेसिस बिलवाता या बिलवाता तमाम जानवरों के लिए खुराक का वसीला है। इन दोनों अफ़आल में यही तीन एलिमेंट बुनियादी हैसियत रखते हैं। चलिए आगे है रिस्पिरेशन, जो खुराक किस तरह से मिलती है जानदारों को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ये आपने फुल करना है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। रिस्पिरेशन के लिए इसका किरदार बहुत अहम है। रिस्पिरेशन ऐसा अमल है जिसमें जानदार पौधों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं ताकि खुराक में जो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जिस्म को एनर्जी फराहम की जा सके। अब इसके उन्होंने आगे ये भी बता दी, एनर्जी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें मिक्स होंगी तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में ऐड होंगे तो एनर्जी, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा हमें। जब हम सांस लेते हैं तो हवा से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंच कर खून में हल हो जाती है। ये हल शुद्ध ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचाई जाती है ताकि ये ग्लूकोज से अमल करके एनर्जी फराहम कर सके। इस अमल के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसे वापस फेफड़ों में लाया जाता है, जहाँ से उसे बाहर फजा में खारिज कर दिया जाता है। ये रिस्पिरेशन का सारा अमल होता है। तो ये आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आता है। तो इसी तरह जब आप स्कूल वगैरह में भी एग्ज़ाम देंगे तो एब्सोल्युटली वहाँ भी आपके टीचर्स लाजमी इस पॉइंट को देंगे, तो इस पॉइंट को आपने लाजमी करना है। आगे है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिसमें सब्ज़ पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी हासिल करके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज तैयार करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिस्पिरेशन वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी मसावात जो हैं ये आपने दोनों की याद रखनी है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा तो हमें क्या मिलेगी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल बनेगा, जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें मिल जाएंगे। ये अमल पत्तों, तनों, उनकी खुलियों में होता है। इनमें सब्ज़ रंग का मादा क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑक्सीजन इस अमल में इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है जो फ़ज़ा में खारिज कर दी जाती है। फोटोसिंथेसिस अमल तनफ़ुस का उल्ट अमल है, मतलब जो सांस लेने का अमल है, जो अमल तनफ़ुस होता है किसी चीज़ के अंदर भी, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो बिल्कुल उसके उल्ट होता है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक यानी तमीरी कीमियाई अमल है, जबकि रिस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक यानी तखरीबी कीमियाई अमल है। अच्छा जी, अब ये कीमिया तमीरी और तखरीबी में क्या फ़र्क होता है। तमीरी कहते हैं एक स्टेप टू स्टेप होने वाला अमल, और तखरीबी जो होता है वो स्टेप टू स्टेप नहीं होता। ठीक है, आगे हैं कार्बन और उसकी अहमियत। कार्बन की अहमियत क्या है। कार्बन की बहुत थोड़ी मिकदार अर्थ क्रस्ट में आज़ाद हाल में पाई जाती है। ये करीबन 1 लाख मुख्तलिफ किस्म के मरकबात का हिस्सा है। ये आपने जानना है कितने मरकबात का ये हिस्सा है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। कार्बन की एक मुनफरद सलाहियत यह है कि कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ मिलकर लंबी जंजीरें वाले और गोल हल्कों वाले रिंग्ड कंपाउंड बनाते हैं। चलिए, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बहुत दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो ये आपने मस्ट करना है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, नॉन एलोट्रोपिक नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। एक नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, एक एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। ये मैं आपको एलोट्रोपिक फॉर्म्स की बात कर रही हूँ। कार्बन मुख्तलिफ हालतों में पाई जाती है जो तबई खुसूसियात के लिहाज से एक दूसरे मुख्तलिफ है। जब कोई एलिमेंट से ज़्यादा एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबई हालतों में पाया जाता है तो इस अमल को एलोट्रोपी, और ऐसी मुख्तलिफ तबई हालतों को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन आता है एलोट्रोपी या एलोट्रोपिक फॉर्म से क्या मुराद है, तो आपने यहाँ से ही करना है शुरू से। डायमंड, ग्रिफायर और विकी बॉल कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, मतलब ये इसकी एग्जांपल्स भी साथ कर लीजिएगा, यहाँ तक ही आएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत दफ़ा पूछा जाता है, तकरीबन हर दफ़ा ये एग्ज़ाम में आता है। ये फॉर्म तबई खुसूसियात लिहाज से दूसरे मुख्तलिफ हैं, लेकिन कीमियाई खुसूसियात के लिहाज से एक जैसी होती हैं। चलिए, अब सबसे पहले क्या है हीरा। ये कार्बन की बेरंग, शफाफ और क्रिस्टल हालत है जो ज़मीन की गहराई में बहुत ज़्यादा हरारत दबाव से बनता है। ये काम में सख्त तीन चीज़ है, इसलिए ये ग्लास काटने और कीमती पत्थरों को पॉलिश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ये भी कार्बन की कलमी हालत है जो कुदरती में आज़ाद हाल में पाई जाती है। ये कोयले को बड़की भट्टी में गर्म करने से हासिल किया जाता है।
कोयले से ग्रेफाइट बनता है। ठीक है, ये एक नरम स्याह ठोस हालत होता है जिसकी सतह चमकदार और छूने पर फिसलन महसूस होती है। ग्रेफाइट ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाली खटालियों, खुश्क तेल के इलेक्ट्रोड, लेड पेंसिल बतौर लुब्रिकेंट और रिंग साजी में इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेड पेंसिल में अब आप कहेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे ये लेड पेंसिल है मेरे पास, ये जो आगे वाला सिक्का है, इसका जो ये सिक्का है ये ग्रेफाइट ही है। बेसिकली ये ग्रेफाइट से ही बना हुआ होता है जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, आगे हैं विकी बॉल्स। विकी बॉल्स क्या है? ये कार्बन की तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है जो कुदरत पर पाई जाती है। विकी बॉल्स बतौर सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और लिब्रिकेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन बनेगा। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स पर नोट लिखें। तो आप यहाँ से लेके इसको यहाँ तक लिखेंगे। पहले उसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसकी हीरा, ग्रेफाइट और विकी बॉल, ये तीनों पर आप नोट लिखेंगे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो दिलचस्प मालूमात हैं ये भी पढ़ लेते हैं। अगर चाबी की सतह मुलायम ना होने की वजह से ताला खोलने में मुश्किल पेश आ रही हो तो चाबी के सिरे को ग्रेफाइट के साथ रगड़ें। मतलब इससे चाबी के सिरे पर ग्रेफाइट लग जाएगी और चाबी की सतह मुलायम होने की वजह से ताला आसानी से भी खुल जाएगा। अच्छा जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट मालूमात हमें मिल गई कि अगर चाबी से आपका ताला नहीं खुल रहा तो आप क्या करें। कोई लेड पेंसिल है, जैसे ये लेड पेंसिल है, इसको आप चाबी के ऊपर रगड़ लें। ग्रेफाइट ये जो सिक्का होगा बेसिकली ये उसके ऊपर लग जाएगा और फिर आप खोलें तो आपका लॉक जो है वो खुल जाएगा। खोल के देखिएगा, बताइएगा क्या ये ठीक है, बात करके देखेंगे। चलें आगे हैं कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। पहले एलोट्रोपिक पूछी थी, अब नॉन एलोट्रोपिक है और ये भी आपने बात याद रखनी है। जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चारकोल और सूट भी कार्बन की हालत हैं लेकिन ये पूरे तौर पर नहीं पाई जाती हैं, बल्कि इनको जानवरों की हड्डियों, नट, नेचुरल शुगर, खून और कोल के ऑक्सीजन की महदूद मिकदार में जलाने से हासिल किया जाता है। कोक कार्बन के एक और नॉन एलोट्रोपिक शक्ल है जो कोल को करीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हवा की गैर मौजूदगी में जलाने से हासिल की जाती है। अतः ये कोक यहाँ पीने वाली कोक नहीं है, बल्कि ये कोयला जो होता है उसको कोक बोला जाता है। चारकोल खतरनाक गैसों को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि कोक बतौर ईंधन मुख्तलिफ कीमियाई संतों में बतौर तकलीफी आमिल भी इस्तेमाल होता है। रिड्यूसिंग एजेंट तकलीफी आमिल होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसके अंदर से जो चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके तैयारी के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। आगे है नामियाती कीमिया। ऑर्गेनिक कीमिया कार्बन कंपाउंड की कीमिया है। ऐसे अक्सर कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और बहुत से कंपाउंड में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। चंद ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है लेकिन इनका शुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड की फहरिस्त में नहीं किया जाता। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और धातु कार्बोनेट इसकी मिसाल हैं। इसकी मिसालें आप याद रखिएगा। नामियाती कीमिया की मिसालें कौन सी हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या आपसे ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।